हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का टॉपिक एक्ट्स, जो कि ब्रिटिश रूल से टिल इंडिपेंडेंस इंडिया में जितने भी हुए थे वो सारे एक्ट्स हम कवर करेंगे। और ये मेरे नोट्स हैं, इनमें मैंने सारे पॉइंट्स कवर किए हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम के पर्पज़ से। और आपको कोई और सोर्स देखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें मैंने सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर किए हुए हैं। और CSIR के लिए, ROARO के लिए, UPPCS के लिए, UPSC के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको इस पूरे 4 पेजेस का टॉपिक है ये, एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिशर्स 1600 में आए थे एज अ ट्रेडर्स एज ईस्ट इंडिया कंपनी, और उन्होंने 1765 तक प्योरली ट्रेडर्स की तरह वर्क किया था। इन 1765 में उन्हें दीवानी राइट्स मिले ओवर रेवेन्यू एंड सिविल सर्विसेज इन बंगाल, बिहार एंड ओडिशा। 1757 में क्या हुआ था? बैटल ऑफ प्लासी हुई थी विद सिराजुद्दौला एंड फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, तब हुआ था। अब ये कंपनी रूल में है कुछ एक्ट, उसके बाद कम और करेंगे एक्ट। कंपनी रूल का क्या था कि रेगुलेटिंग एक्ट जो था वो फर्स्ट था। कब हुआ था ये? 1773। और उस टाइम हमारे गवर्नर जनरल कौन थे? वॉरेन हैशिंग थे। अच्छा, ये पॉइंट्स है, जैसे कि ये वाला जो एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, इट लेट द फाउंडेशन ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, फर्स्ट स्टेप बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड रिकॉग्नाइज फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन ऑफ कंपनी। अब इसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि हम एक पढ़ेंगे आगे एक्ट 1833, उसमें भी है कुछ ऐसा पॉइंट, बट इसमें आप ध्यान से पढ़ेंगे ये पॉइंट। And also it is a beginning of parliamentary control of over EIC and led the foundation of unitary type of British government. वॉरेन हेसिंग जो थे वो गवर्नर जनरल थे बंगाल के, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाता है। एंड 4 मेंबर काउंसिल्स टू असिस्ट दैम। सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में एस्टैब्लिश हुई थी 1774 में, इंपॉर्टेंट है। और सर एलिजा एम्पले फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम बने थे, मतलब चीफ जस्टिस बने थे। अच्छा, इंडिपेंडेंट इंडिया में कौन थे फर्स्ट चीफ जस्टिस? हरीलाल जय जय की सुंदास। और व्यूमेन जो थी वो फातिमा बी भी थी। हालांकि कोई चीफ जस्टिस नहीं बनी है अब चीफ जस्टिस, ये आई थिंक सुप्रीम कोर्ट की होंगी, सुप्रीम कोर्ट की जज होंगी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर कमर्शियल अफेयर टेन्योर 4 years था। एंड 1/4 रिटायर एवरी ईयर। बॉम्बे एंड मद्रास गवर्नमेंट सबऑर्डिनेट टू बंगाल। ये EPFO में भी क्वेश्चन आया था एज इट इज़, कि कौन सी दो प्रेसिडेंसीज थी वो सबऑर्डिनेट हो गई थी। एंड it also prohibits servants of company from engaging in any private trade or accepting present of rights from other native. Supreme Court had civil and criminal jurisdiction over the British subjects and not Indian native. Judges came from England. और इसका ड्रॉबैक क्या था? ड्रॉबैक ये था कि गवर्नर जनरल का कोई भी वीटो पावर नहीं था। गवर्नर जनरल मेड पावरलेस बिकॉज काउंसिल विच वॉज गिवन सुप्रीम पावर आफ्टर क्रिएट deadlock, not addressing concerns of Indian population who were paying revenue to company, nor stop corruption among officials. Parliamentary control that was sought in activities of company proved to be ineffective, as there was no mechanism to study reports sent by Governor General in Council, and it create a dual judiciary, Supreme Court at Calcutta and other hand Sadar Diwani and Sadar Nizawat based on Indian laws or laws made by Governor General in Executive Council. इसके बाद एक और आया था एक्ट, अमेंडिंग एक्ट 1785 1781 टू रेक्टिफाई डिफेक्ट्स ऑफ एक्ट 1773। इसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसने क्या किया था? एग्जाम्प्ट कर दिया था गवर्नर जनरल एंड काउंसिल फ्रॉम द जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एक्ट्स डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। सिमिलरली इट एग्जाम्प्टेड द सर्वेंट्स ऑफ कंपनी फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर ऑफिशियल एक्शन। सेकेंड पॉइंट क्या हुआ था? इसमें एक्सक्लूड कर दिया था रेवेन्यू मैटर्स को फ्रॉम जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट हैव जुरिस्डिक्शन ऑफ ऑल inhabitants of sub Calcutta court to administer personal law of defendant, that is Hindu tried according to Hindu law, etc.
Appeals from provincial courts taken to Governor General in Council, not Supreme Court. एक और है, it empowered Governor General in Council to frame regulation for provincial courts and council. Although ये वाला जो एक्ट है वो इतना नहीं पूछा जाता है एग्जाम में, बट मुझे लगा कि शायद ये इम्पोर्टेंट है, तो ये मैंने यहाँ पे ऐड ऑन कर रखा है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्ट इज पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट क्यों आया था? टू एड्रेस शॉर्टकमिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप हुआ था, ठीक है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर फॉर कमर्शियल अफेयर्स रेगुलेटिंग एक्ट के अंदर हुआ था सेटअप, बट बोर्ड ऑफ कंट्रोल सेटअप हुआ था इंग्लैंड में विद 6 मेंबर्स इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट, मेंबर कॉल्ड कमिश्नरीज अंडर इन पिट्स इंडिया एक्ट। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेड सबसिडियंट टू बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दैट इज टोल गवर्नमेंट स्टार्ट हो गई थी। स्ट्रेंथ ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल रिड्यूस टू 3 फ्रॉम 4, जिससे कि गवर्नर जनरल नाउ नीडेड सपोर्ट ऑफ ओनली वन मेंबर टू हैव हिज पे, मतलब गवर्नर जनरल की पावर को जो इंक्रीज कर दिया गया था यहाँ पे। क्राउन गेट्स पावर टू रिमूव और रिकॉल एनी सर्वेंट ऑफ कंपनी एज कोर्ट ऑफ डायरेक्टर रिप्रेजेंट कंपनीज कंट्रोल to Crown. Governor Council established in Madras and Bombay. Company's territory in India first called British possession in India. Important है ये वाला point, ये वाला point and board of director वाला point. नेक्स्ट इज एक्ट 1786 कम पूछा जाता है बट एड ऑन किया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे बंगाल के। ही शुड बी गिवन पावर टू ओवरराइड डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल इन स्पेशल केसेस। ही वुड बी कमांडर इन चीफ, ये कहा गया था इस एक्ट में। Next is Charter Act 1793. Act continued the company rule over British territory in India. It continued company's trade monopoly in India for 20 years. States as companies' political function were on behalf of British government. Company's dividend allowed to be raised to 10%. Governor General was given more power. He could override his council decision under certain circumstances. He was given authority over governors of Madras and Bombay. बोर्ड ऑफ कंट्रोल में क्या हो गया था, प्रेसिडेंट प्लस 2 जूनियर मेंबर्स वे आर नॉट नेसेसरली मेंबर ऑफ प्राइवी काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। सैलरीज ऑफ स्टाफ एंड बोर्ड चार्ज टू कंपनी। सीनियर कंपनी ऑफिशियल्स वर barred फ्रॉम लिविंग इंडिया विदाउट परमिशन। East India Company was empowered to grant licenses to both individual and company employees to trade in India, known as privilege or country trade, which paved the way for shipment of opium to China. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है किस एक्ट ने पे किया था फॉर शिपमेंट ऑफ ओपियम टू चाइना, दैट इज चार्टर एक्ट 1793। एंड ऑल्सो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, इस एक्ट ने क्या किया था, सेपरेट कर दिया था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन एंड जुडिशरी फंक्शन ऑफ कंपनी लीडिंग टू डिसअपरेंस ऑफ माल अदालत, दैट इज रेवेन्यू कोड। क्योंकि एज जो कॉर्नवालिस थे उन्होंने किया था ये स्टार्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट पढ़ते हैं, चार्टर एक्ट 1813। इट इन्फसाइज दैट कंपनी शुड फंक्शन एज कमर्शियल बॉडी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। होली its political functions was limited considerably. Monopoly trade ended except in tea and टी, टी में होना था बस ट्रेड, और या फिर चाइना के साथ ट्रेड, बस यही बचा था और बाकी मोनोपोली ट्रेड एंड कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार एग्जाम में आता है। क्रिश्चियन मिशनरीज अलाउड टू स्प्रेड रिलीजन, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्राउन हैड कंप्लीट पावर ओवर टेरिटरी एंड रेवेन्यू मैटर्स। ग्रांट ऑफ 1 लाख फॉर एजुकेशन, हमने पढ़ा था एजुकेशन में कि 1 लाख देने का वादा किया गया था, बट दिया कब गया था, आई थिंक 1827 में दिया गया था। फर्स्ट क्या कौन सी थी, आई थिंक कलकत्ता यूनिवर्सिटी थी। अब जितने भी एक्ट्स आ रहे हैं ना चार्टर एक्ट 1813 से, वो आप लाइन वन लाइन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। चार्टर एक्ट 1833, इसके अंदर क्या हुआ था, फर्स्ट जो हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, विलियम बेंटिंग बने थे। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे फर्स्ट, वैरन हैशिंग थे। और वाइसरॉय कौन थे, कैनिंग। इस एक्ट ने क्या किया था, इट इंट्रोड्यूस सेंट्रलाइज्ड
सेंट्रलाइजेशन इन लेजिस्लेटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर फंक्शंस एंड प्रोवाइडेड एवोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव में क्या लिखा है, ये आई थिंक अभी यूपीएससी 2023 में भी आ चुका है ये क्वेश्चन, ऐसा ही कुछ। इट एंडेड एक्टिविटीज ऑफ ईआईसी एज कमर्शियल बॉडी। कमर्शियल बॉडी कहाँ कब स्टार्ट हुआ था, चार्टर एक्ट 1813 में, और चार्टर एक्ट 1833 में एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन स्टार्ट हुए थे और उसमें एंड कर दी गई थी एक्टिविटीज ऑफ ईआईसी एज कमर्शियल बॉडी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में एज इट इज आ रखा है, आप चाहे तो क्वेश्चन पेपर देख सकते हैं। अच्छा, इसमें क्या था कि अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी प्रोवाइड कर दी थी, और वैसे किसने की थी, एलनबर्ग ने की थी, जो थे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एलनबर्ग 1843 में। मोनोपोली ऑफ ट्रेड ऑफ कंपनी अबॉलिश कर दी गई थी। ऑल रेस्ट्रिक्शंस ऑफ यूरोपियन इमिग्रेशन इनटू इंडिया एंड एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी इन इंडिया रिमूव्ड। एक लॉ कमीशन सेटअप हुआ था फॉर कॉडिफिकेशन ऑफ लॉ। पूछ लिया जाता है लॉ कमीशन किस एक्ट के अंदर हुआ था स्टैब्लिश। एंड सेक्शन 87 ऑफ एक्ट क्या बोलता था कि नो पर्सन कैन बी डिस्क्वालिफाइड फॉर एनी प्लेस इन कंपनी सर्विस बाय द रीजन ऑफ कास्ट, कलर, क्रीड और प्लेस ऑफ बर्थ। मेरिट बिकम बेसिस फॉर एम्प्लॉयमेंट, इंडियन अपॉर्चुनिटी फॉर सिविल सर्वेंट। और ऐसा ही कुछ, नॉट एग्जैक्टली बट हमारा फंडामेंटल राइट आर्टिकल 16 पे ऐसा ही कुछ बोलता है। अच्छा, लॉ मेंबर कौन थे, टेम्पररी फर्स्ट लॉ मेंबर कौन बने थे, लॉर्ड मैकोले बने थे। कौन थे, फोर्थ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल। अब नेक्स्ट है चार्टर एक्ट 1853, इम्पॉर्टेंट है। इसने क्या किया था, इट लेड पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन इंडियन और सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। The Governor General Council had 6 new legislative members. They were appointed by local provincial government of Madras, Bombay, Bengal and Agra. First time separated for legislative and executive action of Governor General Council, and renewed EIC term for indefinite period. Important है. Reduce board of director from 24 to 18 and 6 out of them nominated होंगे, उनमें से 6। गवर्नर जनरल हैड गवर्नर जनरल काउंसिल हैड 6 न्यू लेजिस्लेटिव मेंबर्स। दे वर अपॉइंटेड बाय लोकल प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ये पॉइंट ऐड हुआ है ऊपर। एंड ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए टेम्पररी जो थे वो लॉ मेंबर बने थे कौन, लॉर्ड मैकेले। कब बने थे, अंडर एक्ट 1833। बट इस वाले एक्ट में जो थे लॉ मेंबर्स को परमानेंट कर दिया गया था। ओपन कंपटीशन हो गया था यहाँ पे स्टार्ट सिविल सर्विसेज का। एंड मकोले कमेटी हुई थी 1854 में सेटअप, एज हम पढ़ चुके हैं एजुकेशन वाले पार्ट। अब आता है क्राउन रूल। जैसे कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुआ था, हम अपना जो नेक्स्ट एक लेक्चर लेके आएंगे वो रिवॉल्ट ऑफ 1857 से ही लेकर आएंगे। उसके बाद बहुत इशू हो गए थे, आपको पता है कितने ज़्यादा चेंजेस हुए थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन में। तो उसमें क्राउन रूल आ गया था फिर। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 फर्स्ट एक्ट था, जो कि पास कब हुआ था, 2 अगस्त 1858। इसको हम एक्ट फॉर गुड गवर्नेंस ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। फर्स्ट गवर्नर जनरल एंड वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। इसको यहाँ पे आई थिंक लास्ट होगा, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया नॉट। इन्होंने डबल गवर्नमेंट एंड कर दी थी, जैसे कि हमने बताया एक डबल गवर्नमेंट हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव ने स्टार्ट की थी, वो अलग थी सदर और निजामत वाली। और ये वाली जो है ये वाली गवर्नमेंट अलग थी, डबल डबल गवर्नमेंट एंड हो गई थी यहाँ पे, जहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अबॉलिश कर दिया गया था विद सब्स्टिट्यूशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिप्रेजेंटेड बाय द वायसरॉय। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट में 15 मेंबर्स इंडियन काउंसिल के थे, 2 एज चेयरमैन, और ये एक एडवाइजरी बॉडी थी। अच्छा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को भी ना एक्ट 1935 के तहत अबॉलिश कर दिया गया था। फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनले थे। फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, एलिजा एम्पले थे। और फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन थे, लॉर्ड स्टैनले थे। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के क्या कहता है कि न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल्स बंगाल, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस, फ्रंटियर, पंजाब एंड बर्मा इस्टेब्लिश हुई थी। इट इनिशिएट प्रोसेस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन बाय रिस्टोरिंग लेजिस्लेटिव पावर टू बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी। चीन कब ली गई थी,
अंडर एक्ट 1833 और रिस्टोर कर दी गई थी 1861 में। आगे पॉइंट जो आएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इट एम्पावर्स वायसरॉय टू मेक रूल्स एंड ऑर्डर्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांसैक्शन ऑफ बिजनेस इन काउंसिल। वायसरॉय कैनिंग नॉमिनेट इंडियंस एज नॉन ऑफिशियल मेंबर ऑफ इस एक्सपेंडेड काउंसिल। दैट इज कौन कौन से थे? 3 मेंबर, राजा ऑफ बनारस, महाराजा of Patiala, Sir Dinkar Rao. For legislative purpose, Governor General Council was enlarged. Now 6 to 12 additional member नॉमिनेट किए जा सकते थे एंड उनका लेकिन जो फंक्शन था वो लिमिटेड था। मेकिंग लेजिस्लेशन एंड फॉरबिडन फ्रॉम इंटरफेरेंस इन मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड नॉट पॉजेस पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस। ठीक है, इससे क्या होता है? इंटरफेरेंस स्टार्ट हो गया था। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज इट इज पूछ लिया जाता है कि पोर्टफोलियो सिस्टम किसने स्टार्ट किया था? लॉर्ड कैनिंग ने। कब हुआ था? 1859 में। किस एक्ट के अंडर हुआ था? अंडर एक्ट 1861। वायसरॉय इशू ऑर्डिनेंस विदाउट वायसरॉय इशू ऑर्डिनेंस कर सकते थे एंड लाइफ ऑफ ऑर्डिनेंस क्या थी? 6 मंथ्स की थी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑर्डिनेंस वाला और पोर्टफोलियो सिस्टम वाला। द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ कैलकाटा had extensive power to pass laws for whole of British India. Secretary of State for India and Britain could also dissolve any act passed by Governor General Council and restored। ये हमने पॉइंट कर रखा है, ठीक है। Viceroy had power to overrule the council if necessary. Any bill related to the public revenue or debt, military, religion or foreign affair could not be passed without Governor General assent। मतलब उनकी पावर को इंक्रीज कर दिया गया था। तो इसमें हम 3-4 पॉइंट बहुत अच्छे से याद रखेंगे। एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये ऑर्डिनेंस वाला, और बाकी आप पढ़ लीजिएगा, खा तो कुछ भी सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1892। इट इज द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। नॉट एंश्योर्ड मैक्सिमम सेफगार्ड टू मुस्लिम, फेल्ट नीड ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट। ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं। Number of additional number in Imperial Legislative Council and Provincial Legislative Council raised not less than 10 not more or not more than 18। Legislative members को क्या था? राइट टू, ये एग्जिटिव पूछ लिया जाता है, हम बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। राइट टू पुट क्वेश्चन, डिस्कस एनुअल बजट बाय गिविंग नोटिस ऑफ 6 days एंड क्वेश्चन टू एग्जीक्यूटिव एंड क्रिटिसाइज फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। बजट नहीं हो सकता था इसमें वोटेड और अमेंडेड। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कुड नॉट बी आस्क्ड नॉर आंसर कुड बी डिस्कस्ड। इसमें कंफ्यूजन हो जाता है और एज इट इज पूछ लिया जाता है कि क्या पूछ सकते थे, क्या वोट कर सकते थे, क्या नहीं कर सकते थे। टर्म इलेक्शन नॉट डिफाइंड इन एक्ट, बट इसमें क्या था? द प्रोसेस डिस्क्राइब एज नॉमिनेशन मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज। फर्स्ट टाइम इलेक्शन प्रिंसिपल वॉज एक्सेप्टेड एंड रिड्यूस्ड ऑल्दो टर्म इलेक्शन नॉट डिफाइंड इन दिस एक्ट। लेट फाउंडेशन ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया एंड वॉज लैंडमार्क इन कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। मोर्ले, और इसको क्या बोलते हैं? मोर्ले मिंटो रिफॉर्म भी बोलते हैं। मोर्ले कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, और मिंटो कौन थे? वॉइसरॉय थे। It is passed to win support of moderates in Congress. Introduced first time in direct elections to state legislative council. Non-official majority introduced in provincial legislative council। ये बहुत important point आने वाला है। Next, increased member size of legislative council both central and provincial maximum to 60। अब ये हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था, एग्जाम में एक्सर्साइज आ जाता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट के अंदर हुआ था स्टार्ट? फॉर मुस्लिम लैंडलॉर्ड और ब्रिटिश कैपिटलिज्म। एज इट इज पूछा जाता है कि ओनली फॉर मुस्लिम या फिर ओनली फॉर लैंडलॉर्ड। तो ये हम बहुत ध्यान से रखेंगे। कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम जमींदार यूनिवर्सिटी। सत्येंद्र पी सिन्हा फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन वॉइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज एग्जाम में पूछा जाता है। और ये वाले पॉइंट भी। परमिटेड मेंबर्स टू इंट्रोड्यूस रेजोल्यूशन ऑल्सो इंक्रीज पावर टू आस्क क्वेश्चन ऑन बजट एंड ऑल मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, जो कि उसमें नहीं थी इससे पहले वाले एक्ट में। ठीक है, थोड़ा सा आपको मेरी आवाज़ में चेंज लग सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, पोस्ट किया था कि मुझे कोल्ड हो गया है, बट
क्योंकि टाइम बहुत कम है और हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं, इसलिए जितना हो सकता है हम कंटिन्यू अच्छे से कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसे मॉन्टेग और कैम्सफोर्ड रिफॉर्म कहते हैं। मॉन्टेग कौन है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। कैम्सफोर्ड कौन है? वायसराय। कब आया था ये? 1921 में आया था। फेडरलिज्म फर्स्ट टाइम आया था, हुआ था इसमें इंट्रोड्यूस। बाई कैमरलिज्म एंड डायरेक्ट इलेक्शन फर्स्ट टाइम, ठीक है, फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ था इसमें डायरेक्ट इलेक्शन का, मतलब सजेस्टेड हुआ था, कहीं कहीं अटेम्प्ट किया गया है, कहीं कहीं लिखा है सजेस्ट, ठीक है। तो आप थोड़ा सा ये वाला पॉइंट थोड़ा सा देख लेंगे। डायरकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरकी एज इट इज़ पूछ लिया जाता है कि कौन से एक्ट के अंडर डायरकी इंट्रोड्यूस हुआ था, तो और कहाँ हुआ था, मतलब प्रोविंशियल में हुआ था, सेंटर में हुआ था। तो डायरकी ऑन प्रोविंशियल सब्जेक्ट मोर पावर टू प्रोविंस को दी गई थी। और ये वाला पॉइंट भी बहुत पूछा जाता है कि ट्रांसफर सब्जेक्ट क्या था और रिजर्व सब्जेक्ट कौन से थे। ट्रांसफर सब्जेक्ट में क्या था कि ये बाय गवर्नर एड ऑफ मिनिस्टर टू लेजिस्लेटिव काउंसिल। ट्रांसफर सब्जेक्ट थे जैसे कि एजुकेशन हो गया, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट हो गया, पब्लिक हो गया, हेल्थ हो गया, सैनिटेशन हो गया, एग्री हो गया और इंडस्ट्रीज हो गया। बट रिजर्व सब्जेक्ट ऑब्वियस सी बात है वही सब्जेक्ट होंगे जो थोड़े से उनके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। तो गवर्नर और यहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा कंट्रोल रखना होगा। गवर्नर एंड इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के द्वारा करने थे ये इम्प्लीमेंट। पुलिस हो गया, जेल हो गया, ये वाले सब्जेक्ट है पुलिस, जेल, लैंड, रेवेन्यू, फॉरेस्ट। तो ये 5 आप याद रख लेंगे। तो मैंने ऐसा करा है PJLF, जैसे कि पुलिस, जेल, लैंड रेवेन्यू एंड फॉरेस्ट, और बाकी जो आएगा वो आप समझ ही जाएंगे कि ट्रांसफर सब्जेक्ट है। सेपरेट इलेक्टोरेट हुआ था फॉर 6 इंडियन क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड यूरोपियन, ठीक है। कहाँ इंडियन एक्ट 1909 में किसके लिए हुआ था और इसमें किसके लिए हुआ था, हम अच्छे से पढ़ेंगे। सेपरेट प्रोविंशियल बजट फ्रॉम सेंटर, एग्जाम में एग्जैक्टिस आ जाता है कि क्या सेपरेट कौन से एक्ट में हुआ था ये बजट सेपरेट। अ हाई कमिश्नर फॉर इंडिया एट लंदन वाज अपॉइंटेड। सैलरीज ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया एंड हिज असिस्टेंट वर टू बी पेड आउट ऑफ ब्रिटिश रेवेन्यू नॉट फ्रॉम इंडिया। बहुत मतलब क्योंकि उस टाइम ना ड्रेन ऑफ वेल्थ का भी बहुत ज़्यादा इशू चल रहा था, बहुत सवाल उठाए जा रहे थे जैसे कि दादा भाई नौरोजी वगैरह ने, तो इसीलिए यहाँ पे ये वाला शायद लिया गया था स्टेप। और सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन अंडर 1926 इस वाले एक्ट के अंदर हुआ था 1926 में। एज इट इज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट। ऑल्सो प्रोवाइडेड after 10 years a statutory commission would be set up to study the working of government. This resulted in Simon Commission of 1927। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ये किस टाइम पे आया था, कौन थे वायसराय उस टाइम? लॉर्ड लिंथगो। और इसका बेसिस क्या है? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिस जो है वो एक्ट 1935 है, क्योंकि यहाँ से 60% हमारा जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वो लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एंड इट इज़ पास्ड ऑन बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ साइमन कमीशन, आउटकम ऑफ RTC, दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो हुई थी, एंड वाइट पेपर इशूड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1933। प्रोवाइड्स फॉर सेटिंग अप ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडिया, जो कि कभी भी एग्जिस्टेंस में नहीं आई। कांग्रेस अपोज दिस एक्ट, totally disappointing. It decided to contest the election in 1937 with objective of showing now in popular the how unpopular the act was। देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 था उसमें क्या था, डायरकी प्रोविंसेस पे थी, मतलब ज़्यादा पावर दे दी गई थी। बट यहाँ पे डायरकी किसे दी गई? सेंटर को दी गई थी, प्रोविंसेस से हटा ली गई थी। एंड ऑल्सो इट अबॉलिशेस काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट इज सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो कि 1858 में इस्टेब्लिश हुई थी। एंड ये इंपॉर्टेंट है बहुत पॉइंट। डिवीजन ऑफ पावर 3 लिस्ट, फेडरल, प्रोविंशियल एंड कॉन्करेंट। और रेजिडेंटरी पावर जो जानी थी वो कहाँ जानी थी? वॉइसराय में, हम पॉलिटी में ये पढ़ते हैं। प्रोवाइडेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू डिप्रेस क्लास, वुमेन एंड लेबर। एग्जाम में एग्जिटिस आ जाता है कि वुमेन को सेपरेट इलेक्टोरेट किस एक्ट के अंदर मिला था? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश की गई थी 1935 अंडर दिस एक्ट। फेडरल कोर्ट की गई थी इस्टेब्लिश अंडर दिस एक्ट इन 1937। एंड प्रोविंशियल PSC एंड जॉइंट PSC भी इस एक्ट के अंदर ही की गई थी।
और जो सेंट्रल पीएससी थी, पब्लिक सर्विस कमीशन, वो किस एक्ट के अंदर की गई थी? 1919 के अंदर की गई थी। फेडरल रेलवे अथॉरिटी सेटअप टू कंट्रोल इंडियन रेलवे, 10% पॉपुलेशन वोटिंग राइट दिया था। इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरलिज्म इन 6/11 प्रोविंसेस, हाउएवर मैनी रेस्ट्रिक्शंस आर देयर। इसमें आप ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया, ये मतलब अब मैं बोल रही हूँ ना आपसे कि आप बहुत अच्छे से लाइन टू लाइन पढ़िए। मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे कैसे एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। ये सारे मैंने क्वेश्चंस वहीं से उठाए, उसी तरीके से मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, और ये मेरे 3-4 साल की मेहनत है। तो आप क्यों मेहनत करें नोट्स बनाने में? यहाँ से पढ़िए और एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करिए। नेक्स्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, and it not lay down any provision for administration of India, provided for partition of India and Pakistan, and boundary commission headed by Sir Cyril Radcliffe, right to secede from Commonwealth। इसमें ये इसका थोड़ा सा पॉइंट था। अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर प्रिंसली स्टेट्स को सीज कर दिया गया था, एंड वर फ्री टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट। बोथ द डोमिनियन वर हैविंग गवर्नर जनरल टू बी अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग एंड कॉमन गवर्नर जनरल इफ बोथ ऑफ देम एग्रीड। ये क्वेश्चन भी हम, ये वाला एक्ट भी हम बहुत अच्छे से करेंगे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, और मेरे नोट्स से पढ़ के आप 1 से 2 नंबर अपने एग्ज़ाम में इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। आवाज़ में थोड़ा सा इशू लग सकता है आज आप लोगों को, क्योंकि थोड़ा तबीयत डाउन है आज। चलिए ठीक है, फिर आप पढ़ते रहिए अच्छे से, और नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगी तो आई होप थोड़ी तबीयत मेरी अच्छी हो गई होगी। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।